हेलो एवरीवन, यथार्थ आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ न केवल हम आईएएस की तैयारी करते हैं बल्कि आरएस की भी तैयारी करते हैं। आरएस के हमारे जो बैचेस है वो शीघ्र अतिशीघ्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। और आज जो है ज्योग्राफी का ओरिएंटेशन लेक्चर है, पहला लेक्चर है और शुरुआत कर रहा हूं मैं इंडियन ज्योग्राफी के साथ में। हम तैयारी कर रहे हैं आरएस एग्जामिनेशन की, तो फटाफट से क्लास के लिए जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो वी आर स्टार्टिंग विथ ओरिएंटेशन लेक्चर ऑन इंडियन ज्योग्राफी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अशपाल जनवा है। आरएस 2013, 16, 18 तीनों एग्जाम में सेलेक्टेड हूं और 7+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है आईएएस एग्जाम के लिए, आरएस एग्जाम के लिए, अदर स्टेट पीएससी के लिए। तो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इस हिंदुस्तान के भूगोल के बारे में हम बात कर रहे हैं। भूगोल शब्द की जब हम बात करते हैं तो क्या दिमाग में आता है कि ये भूमि गोल है, तो ये गोल भूमि और गोल भूमि में भारत देश और भारत देश पर आज चर्चा कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी आरएएस के सिलेबस को हम ले रहे हैं। सबसे पहले जब हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किताब के ऊपर डायरेक्ट जंप करना है। पहली चीज टाइम लगाना है, समझना है और पूरा जो है आत्मसात करना है सिलेबस को। तो सबसे पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस आपके आरएस एग्जाम में क्या है। और सिलेबस को समझाने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग है, तो सिलेबस को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। तो आपके सामने आरएस एग्जामिनेशन का सिलेबस है। नाउ सिलेबस को मैंने किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइज किया है, तो हम प्री और मेंस दोनों के सिलेबस को ले रहे हैं और एकदम कंपैरेटिव फॉर्म में मैंने सिलेबस लिया है। किसका? सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को यहां पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी से मैं शुरुआत कर रहा हूं। आरएस प्रीलिम का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, आपको कुछ पोर्शन जो है हाईलाइटेड दिख रहा है, बाकी कुछ पोर्शन जो है बोल्ड कलर में है, ब्लैक जो है ब्लैक कलर में है। तो सिलेबस का जो पोर्शन हाईलाइटेड नहीं है वो प्री में भी है और मेंस में भी है, यानी कॉमन सिलेबस है ये। जैसे यहां पर देख सकते हो माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स लैंडफॉर्म में, यहां पर भी लिखा है माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स। तो ये टॉपिक जो है प्री में भी है, मेंस में भी है। इसके अलावा डेजर्ट खाली मेंस एग्जाम में है, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ऐसे यहां पर लेक्स जो है प्री में है, मेंस में नहीं है। तो क्या करना है हमें सिलेबस का सबसे पहले तो वो पोर्शन पता करना है जो दोनों में है। तो हम पढ़ाई कैसे करते हैं? हम पढ़ाई ऐसे करते हैं, जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है जो दोनों में है उसको मजबूती से तैयार करेंगे पहले, फिर बाकी का जो पोर्शन है, जैसे जो खाली प्री में है और जो खाली मेंस में है, उसको हम जो है ओवरलैपिंग सिलेबस के बाद कवर करेंगे। ये तैयारी करने का एक बढ़िया तरीका है। क्यों? क्योंकि जब आपका जो कॉमन सिलेबस कवर हो जाता था, आपको एक सर्टेन कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मेरा मेंस में और प्री में जो दोनों में कॉमन है वो कवर हो गया है। अब प्री ओनली में जो है उसको मैं देख लूंगा, मेंस ओनली में है उसको मैं देख लूंगा। तो सिलेबस को थोड़ा डिकोड करते हैं। ज्योग्राफी के सिलेबस में आप जो है किसी भी एग्जाम में जाएं, क्या पूछेंगे? वो भूगोल का मतलब क्या है? जमीन है, जमीन के ऊपर पहाड़, पठार, मैदान, एक ये चीज आएगी। दूसरा क्या आएगा? नदियां, झीलें। फिर क्या आएगा? खनिज यानी मिनरल्स। इसके अलावा वहां किस टाइप की रेनफॉल होती है, जैसे इंडिया में मानसून रेनफॉल होती है, तो मानसून के बारे में, वर्षा के वितरण के बारे में, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसके अलावा संसाधन या रिसोर्सेस, तो रिसोर्स संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? तो संसाधन में पानी भी आ जाएगा, खनिज भी आ जाएगा, मिट्टी भी आ जाएगी, वन भी आ जाएंगे। सो मेनी ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज जनरली ज्योग्राफी के सिलेबस में होते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन और एग्रीकल्चर
ये सारे जो है जनरली सिलेबस में होते हो। तो आप आरएस के सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस की एक बहुत बढ़िया बात ये है कि एकदम क्लियरली डिफाइंड सिलेबस है, कुछ भी इधर उधर नहीं है। पर माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स क्लियरली लिखा हुआ है, इनको ही पढ़ना है प्री में। मेजर रिवर्स एंड लेक्स, प्रमुख नदियां और झीलें, मैकेनिज्म ऑफ मानसून एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर मिनरल्स। मुझे आरएस के सिलेबस की सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि जैसे कुछ टॉपिक है जहां पर आपको दे रखा है कि आपको आयरन और मैंगनीज, बॉक्साइट और माइका कवर करना है, यही बस 4 मिनरल प्री एग्जाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी में, आयरन और मैंगनीज, बॉक्साइट और माइका। वैसे जब आप राजस्थान का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर कुछ मिनरल दे रखे हैं, तो खनिजों में ये मेजर मिनरल्स। मेजर क्रॉप्स, देखो फसलों में, फसलें तो खूब सारी होती है, 30, 40, 50 फसलें हैं। पढ़ना किस किस को है? व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, टी एंड कॉफी। अब देखो क्रिस्टल क्लियर, आसान, आपको सिर्फ ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि गेहूं की जो खेती होती है, व्हीट का जो प्रोडक्शन होता है, उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, उसके लिए रेनफॉल यानी बारिश कितनी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, जो है कितने ड्यूरेशन के क्रॉप है, सोइंग सीजन कौन सा है, उसको जो है कब बुआई करते हैं, कब कटाई होती है, आइडियल कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें कवर करनी है सिर्फ इन 6 फसलों की। तो आसान है। इसको तो अगर मान लो मुझे वीट ही पढ़ना है तो मैं वीट को तो बहुत डिटेल में कवर कर सकता हूं, प्री के हिसाब से सारे फैक्ट कवर कर सकता हूं। पावर रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन, कौन कौन से? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन। इसके अलावा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, नेशनल हाईवेज एंड मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब सिलेबस में कौन सा जो हाईलाइटेड पोर्शन नहीं है वो पूरा का पूरा पोर्शन मेंस में है। मेजर लैंडफॉर्म, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स जो है ये मेंस में भी है। आप यहां पर देख सकते हैं ब्रॉड फिजिकल फीचर में माउंटेन दे रखा है, प्लेट्यू दे रखा है, प्लेन्स दे रखा है, तो दोनों में बढ़िया है। प्री में के हिसाब से पढ़ो, मेंस के हिसाब से पढ़ो। प्री के लिए अप्रोच क्या है? थोड़ी सी फैक्चुअल अप्रोच, फैक्ट पता होना चाहिए। जैसे मान लिया अगर मैं माउंट कुछ पहाड़ी चोटियों की बात करूं, जैसे मान लिया माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा या फिर धौलागिरी, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है माउंटेन रेंज, इनकी हाइट कितनी है, इनका लोकेशन कहाँ है, ये सारी चीजें प्री के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है कि माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पर्वत कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के पर्वत है। एक बार क्वेश्चन आया था कि आपको माउंटेन ओरोजेनी बतानी थी, माउंटेन की ओरोजेनी बतानी थी या माउंटेन का क्लासिफिकेशन बताना था। तो प्री में अप्रोच थोड़ी अलग, मेंस में कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, तो माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स। ये इसके अलावा डेजर्ट भी है, डेजर्ट को मेंस के हिसाब से ही कवर करना है इंडियन ज्योग्राफी में। फिर मेजर रिवर्स एंड लेक्स, और यहां पर मेजर रिवर्स, तो मेजर रिवर दोनों में कॉमन है। मेजर रिवर कौन कौन सी? तो रिवर सिस्टम है, आपने गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये मेजर रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर है। इसके अलावा आप पेनिनसुलर रिवर को भी जानते हो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के बारे में आपको पढ़ना रहता है। लेक्स यानी झीलें, तो भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में, जैसे राजस्थान में सांभर झील हो गई, या उदयपुर में फतेह सागर झील हो गई, पुष्कर झील हो गई, तो लेक्स को कवर करना है इंडिया की। ये खाली प्री में है लेक्स, रिवर जो है दोनों में है। मैकेनिज्म ऑफ मानसून एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि भारत में मानसून क्यों आता है, कैसे आता है, कब आता है और कैसे जाता है, मानसून से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। तो मानसून का मैकेनिज्म और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन यानी वर्षा का वितरण। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहां पर ज्यादा बारिश हो रही है, कहां पर कम हो रही है, ज्यादा क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही है, ये सारी चीजें जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना रहता है प्रीलिम्स में।
मेंस में अगर आप देखें तो ओरिजिन ऑफ मानसून, तो ये मैकेनिज्म ऑफ मानसून ही है। इसके अलावा क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि इंडिया में जो अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है तो उसके विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, उसको देखना रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल तो सेम है प्री का टॉपिक। एंड क्लाइमेटिक रीजन्स, क्लाइमेटिक रीजन्स का मतलब ये है कि आपने जो अलग अलग क्लाइमेट होते हैं तो कुछ ज्योग्राफर है, जैसे आपने कोप्पन का नाम सुना होगा या थॉर्नवेट का नाम सुना होगा या त्रिवार्था का नाम सुना होगा, तो ये लीडिंग ज्योग्राफर है। इन्होंने वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है कि ये क्लाइमेट का प्रकार ये है, इसका प्रकार ये है। तो ये क्लाइमेटिक रीजन्स जो ये हमारे मेंस में है, इससे क्वेश्चन भी आए हैं तो उसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये खाली मेंस में है। मेजर मिनरल्स में आयरन और मैंगनीज, बॉक्साइट और माइका। अब देखो प्री में तो कुछ 4 मिनरल आपको कवर करने हैं, मेंस में क्या दे रखा है, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, और इसमें आपको जो है बी में जो दे रखा है रॉक्स एंड मिनरल्स। प्री के हिसाब से 4 मिनरल कवर करना है डिटेल में, मेंस में आपको रॉक्स एंड मिनरल्स यानी कि इन 4 के अलावा भी कई महत्वपूर्ण खनिजों को कवर करना है। लेकिन अप्रोच क्या रखनी है, देखो क्योंकि ये फ्री में आएगा तो इसको डेप्थ में कवर करना, ज्यादा गहराई में। भारत में आयरन और कहां कहां मिलता है, सारी इंपॉर्टेंट जो खदानें हैं, सारी नहीं इंपॉर्टेंट जो भी खदानें हैं उनको कवर करना है। तो उनकी मैपिंग मार्किंग वगैरह हम प्रॉपर्ली कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो इन 4 चीजों को डेप्थ में कवर करना है। मेंस के हिसाब से रॉक्स एंड मिनरल्स आपके सिलेबस में है, तो इन 4 को तो आपने वैसे प्री के हिसाब से कवर कर लिया। बाकी जो मिनरल है उसको मेंस ओरिएंटेड अप्रोच, मेंस ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या है, एक नक्शा बना लो और उसमें इन 4 के अलावा जो भी, जैसे मान लिया कॉपर, तो कॉपर कहां कहां मिलता है एक मैप बना लो, उसकी लोकेशन बता दो, कॉपर का करंट स्टेटस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने रिजर्व है, ये सारी चीजें जो आपको मेंस ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में कवर करनी है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो रॉक्स एंड मिनरल्स क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में। इसके अलावा वाटर, जल जो है एक रिसोर्स, एक संसाधन है। तो आप यहां पर देखो लेक्स और रिवर को हमने कवर किया है, नदियों और झीलों को कवर किया है। तो नदियों और झीलों में क्या होता है, पानी तो होता है, ठीक है। तो एक तो वाटर रिसोर्सेज यहां से कवर हो गए, इसके अलावा ग्राउंड वाटर भी होता है, तो उसको कवर करके आप मेंस वाला पोर्शन कवर कर लोगे। फॉरेस्ट, तो 1 आपने सुना होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जिसमें मॉइस्ट भी आ जाएंगे, ड्राई डेसिडियस भी आ जाएंगे, फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट वगैरह, ये क्लासिफिकेशन है। तो इसको आपको मेंस में कवर करना है फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन को। सॉइल आपने सुना होगा, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, माउंटेन सॉइल, ये सॉइल का कवरेज है, बड़ा आसान है। इनमें से कई मिट्टियों को आपने देखा भी है, जानते भी हो, तो वो वहां से सॉइल कवर हो जाएगी। तो ये जो पोर्शन है ओवरलैप यहां तक हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर मैं खाली ये प्री की बात करूं तो मेजर क्रॉप्स जो है खाली प्री में है, जिसमें 6 फसलों को पढ़ना है। पावर में जो रिसोर्सेज यानी कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल यानी ऊर्जा संसाधन जो पारंपरिक है और गैर पारंपरिक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पुराने जमाने से हम ऊर्जा के कुछ संसाधनों को यूज कर रहे थे। जैसे हमारे घरों में क्या होता था, जब ये रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था तो लकड़ी जलाते थे पुराने जमाने में, ठीक है। तो एक वो क्या हो गया, कन्वेंशनल रिसोर्स हो गया। कोयले को कई सालों से इंसान यूज कर रहा है तो वो भी कन्वेंशनल रिसोर्स है, ठीक है। लेकिन कुछ नॉन कन्वेंशनल या अभी करंट वाले रिसोर्स, जैसे मान लिया सोलर एनर्जी की बहुत ज्यादा बात होती है ना, सौर ऊर्जा की, तो वो नॉन कन्वेंशनल हो गया। विंड एनर्जी की जो है रिसेंटली बहुत बूम आया उस सेक्टर में, तो वो नॉन कन्वेंशनल है, जो हाल ही के समय में यूज किया जा रहा है। तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस को कवर करेंगे। फिर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, जैसे मान लिया आपने सुना होगा कि सूरत में कपड़े का अच्छा काम होता है,
जयपुर में ज्वेलरी का अच्छा काम होता है ना। कहीं पे कॉटन की काफी सारी मिलें हैं, जैसे भीलवाड़ा में कॉटन की मिल्स है। तो इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र उसको कवर करेंगे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में। नेशनल हाईवेज एंड मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, तो राष्ट्रीय राजमार्ग और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जैसे आपने अभी कल के अखबार में था कि दौसा में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाला जो पोर्शन है उसका उद्घाटन हुआ है, जिससे जो है जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी कम हो गई है, 1 घंटा कम लगेगा, 3.5 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाओगे। तो वो क्या है, वो एक मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है या एक प्रकार का एक्सप्रेस वे है। तो इस तरह के रोड, जैसे आपने NH 1, 2, 3, 4, 5 के नाम सुने होंगे, आपने सुना होगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, गोल्डन ट्राइंगल। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण जो राजमार्ग है, हाईवे है, ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं, इनको हम कवर करते हैं। कहां पर, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, ये प्री ओनली, ये पोर्शन प्रीलिम्स में। कुछ पोर्शन है जो मेंस में है, वो क्या है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल। तो ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, ये सारे टॉपिक है। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो 12th क्लास की किताब में है। 12th की ज्योग्राफी की जो बुक है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, उसमें पूरा का पूरा कवर्ड है। ग्रोथ, पॉपुलेशन की वृद्धि, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन वगैरह, ये इजीली कवर हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिपीटेडली। अब थोड़ा सा हमने मोटा मोटा सिलेबस को समझ लिया। कुल मिला के आपके सिलेबस में ज्योग्राफी वाले में आपको एक तो फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स का मतलब भौतिक विशेषताएं, पर्वत पठार, ठीक है, मैदान, रेगिस्तान। फिर कुछ संसाधन है, जैसे जल संसाधन में नदियां और झीलें आ गए, कुछ खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज है। इसके अलावा मानसून के बारे में सिलेबस में है, कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में है, कुछ रिसोर्सेज के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और इस तरीके से आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो जाता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है मेंस में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको इतना क्लियर कट वे में सिलेबस को एक्सप्लेन जो है करने वाला हार्डली मिलेगा। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे कि आपके काम में आए, क्योंकि हम चीजों को सिंप्लीफाई करने में बिलीव करते हैं। सिलेबस आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन क्लियर वे में कौन सा पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, वो आपको यहां से एक पता लग जाता है। चलिए, सिलेबस को हमने समझ लिया भाई, सिलेबस को पढ़ लिया, समझ भी लिया। अब करना क्या है आगे, किताबें वगैरह खरीदनी है ना। तो कौन कौन सी किताबें पढ़ोगे, तो मैंने हमारा जो फर्स्ट वीडियो हुआ था उसमें बताया था कि क्या करना है, कि आरबीएससी की किताबें हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, राजस्थान बोर्ड की किताबें। तो आरबीएससी की किताबें उठाओ 11th और 12th क्लास की, ज्योग्राफी की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, ठीक है। वहां सिलेबस का ऑलमोस्ट जो है 60 to 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। हमने किया था कि यार फर्स्ट प्रायोरिटी तो आरबीएससी को रखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी, सेकंड प्रायोरिटी मैंने बोला था कि एनसीईआरटी, आरबीएससी वाला जो पोर्शन नहीं मिले एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में अगेन 11th और 12th की बुक ज्योग्राफी की। सेकंड चीज, एनसीईआरटी की जो 11th 12th की किताबें हैं वो भी बहुत अच्छी है, तो पहले इसको पढ़ें, जो पोर्शन इसमें नहीं मिल रहा है फिर यहाँ पर जाएं। इसके अलावा एक किताब और बताता हूं जो बहुत अच्छी बुक है ज्योग्राफी की, आपको पढ़नी चाहिए, नाम है जीसी लियोंग, ठीक है। वैसे जीसी लियोंग की किताब जो है इंडियन ज्योग्राफी के लिए नहीं है, कुछ चीजें आपको जो है जीसी लियोंग में से देख सकते हो,
तो मेजोरिटी काम करें 1 और 2 नंबर पर। जीसी लियोंग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके ज्यादा काम में आएगी, तो उसमें ले लें, लेकिन लेके रख लें। तो ये सोर्सेज रहेंगे। इसके अलावा आपको एटलस ले लेनी चाहिए। एटलस बड़ी काम में आएगी, आपको कई कई सारी चीजें जो है एटलस में देखनी रहेगी। तो आप ले सकते हैं एटलस ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की, ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की एटलस ले लें। ज्योग्राफी के लिए इतना ही फिलहाल के लिए, बस यही। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे पोथे इकट्ठे करके नहीं रखने हैं। और अभी जो है फिलहाल बेस्ट कोचिंग के बेस्ट नोट्स नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ ये आपकी बहुत मदद कर देगा, आपके जीवन के को थोड़ा आसान कर देगा ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। तो इतना करना है फिलहाल के लिए। तो किताबें हमने बता दी है, सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए पढ़ना ही चालू कर देते हैं। थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है ओरिएंटेशन का, और ओरिएंटेशन लेक्चर में हम जनरली जो है भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक भूगोल, ये पहला चैप्टर होता है। अब आप बोलोगे सर पहली क्लास में राजनीति के बारे में बातें करने लग गए हो, ये वो राजनीति वाला नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है। ये क्या है? ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये है कि भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है विश्व में। विश्व के नक्शे को मैं अगर खोल के देखूं, ग्लोब को देखूं, तो ग्लोब में भारत कहाँ है, ऊपर है या नीचे है या दाएं है या बाएं है, पहला चीज। दूसरा, भारत के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, अक्षांश और देशांतर क्या है, भारत का आकार कितना बड़ा है, जनसंख्या वाइज कितना बड़ा है, एरिया वाइज भारत का आकार कितना बड़ा है। फिर भारत की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई कितनी है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, नेबरहुड कंट्रीज कौन कौन से हैं, भारत के आइलैंड्स कौन कौन से हैं, इंडिया के जो मेजर आइलैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। फिर थोड़ा सा इंडिया के मैप के अंदर जाएंगे, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्टेट कौन कौन से हैं, उनकी कैपिटल कौन कौन सी है, वो आपको सारा क्लियर है। कुछ पोर्शन इंडिया के जिनको जनरली हम भूल जाते हैं, पढ़ा तो होगा हमने। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की यूनियन टेरिटरी कितनी है अभी और उनकी राजधानियां कितनी है, तो याद बता तो दोगे आप, लेकिन थोड़ा सा उस पर धूल जमी हुई है, तो उस धूल को झाड़ना है अभी। फिर जो 7 सिस्टर्स, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो स्टेट है, जनरली जो है हम थोड़ा बहुत भूल जाते हैं उनका लोकेशन वगैरह, उनकी राजधानियां, तो उसको देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि भारत के अंदर कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी जारी है। जैसे मान लिया कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया में 8 स्टेट को क्रॉस करते हुए जाती है, वो कौन कौन सा स्टेट है। फिर भारत की जो टाइम लाइन है, जिनको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा जो है 82.5 डिग्री वाली, वो कौन कौन से राज्यों में से होके जाती है, ये हम देखेंगे। फिर भारत के जो कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल बाउंड्री जो है उसका नाम क्या है, तो आपने सुना होगा कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, फिर आपने सुना हो उत्कल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। तो ये सारा चीजें हम जो है आज के सेशन में कवर कर रहे हैं। इजी सेशन है, लाइट सेशन है। शुरू में क्या होता है, पहला ही लेक्चर है, थोड़ा सा हल्का नाश्ता करना रहता है, ठीक है। तो इजी वे में कवर करेंगे, बड़ी आसान है ज्योग्राफी को कवर करना, ज्योग्राफी को पढ़ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये विश्व का नक्शा है, आपको दिख रहा है, और इसमें भारत जो है यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। अगर मुझे पहचानना है कि भारत देश जो है ग्लोब में कहाँ है, ठीक है, तो भले ग्लोब में देख लो या फिर वर्ल्ड के मैप में देख लो, तो कर्क रेखा, आपने जो है इक्वेटर का नाम सुना होगा। ये लाइन जो है 0 डिग्री वाली लाइन है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर कहां से जाती है, दुनिया के नक्शे के बीचों बीच में से, है ना। यानी कि दुनिया अगर एक तरबूज है, ग्लोब है, तो उस ग्लोब को, उस तरबूज को मैं बीच में से काट रहा हूं, तो तरबूज के ऊपर वाला हिस्से में भारत है ना। इसका मतलब क्या है, भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। क्या कर रहे हैं हम, जैसे मान लिया आपके घर का एड्रेस, जैसे मान लिया आपके घर का एड्रेस है
2/11 बजाज नगर, ठीक है, नियर जवाहर कला केंद्र जयपुर। ये आपके घर का एड्रेस है, मुझे जाना है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में हमारा भारत देश कहाँ है, भारत देश का पता जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में एक चीज तो हमको पता चल गई, क्यों, कर्क जो है भूमध्य रेखा के इक्वेटर के ऊपर स्थित है। चलो, उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा, आपने इस रेखा का नाम सुना होगा, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसको, प्रधान मध्याह्न रेखा, है ना। तो तरबूज को आपने क्या किया, पहले बीच में से काटा, फिर तरबूज को ऊपर से काटा। क्यों, आप ये देखना चाहते हो ये भाग क्या है, ये वेस्ट वाला पोर्शन है, ये ईस्ट वाला पोर्शन है। तो ये कौन सा पोर्शन है, पूरा का पूरा वेस्ट, और ये कौन सा पोर्शन है, ईस्ट। इसका मतलब क्या है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत जो है पूर्वी या ईस्ट वाले पार्ट में है ना। तो मैं यूं कह सकता हूं कि भारत का ये वाला पॉइंट है, ये इक्वेटर के थोड़ा ऊपर है, कहां है, नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में। भारत का ये वाला पॉइंट कहां है, इक्वेटर के नॉर्थ। अब मैं इधर से चलूं तो मैं ये देखूंगा कि ये जो गुजरात है ये कहां है, ये ईस्ट में है, और ये वाला पोर्शन कहां है, ये भी ईस्ट में। यानी कि पूरी दुनिया में हमें भारत का पता हम ढूंढ रहे थे, तो मिल गया, उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर मैं जो है नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करूं, उत्तरी और दक्षिण, तो उत्तरी गोलार्ध में है, और वेस्ट और ईस्ट के हिसाब से देखूं तो ईस्ट में है। तो हमारे ये भाई साहब जो है, इनका इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन पकड़ लूं तो ये ईस्ट है और ये नॉर्थ वाला पोर्शन। तो चलो थोड़ा बहुत पता मिला कि भारत में है, ठीक है। अब ये पता मिल गया है, इससे हमें खूब सारी चीजें पता चलेगी, ये हमारी बहुत मदद करेगा। एक ये लाइन होती है, आपने 23.5 डिग्री वाली लाइन जो है आप जानते हो, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं। तो भारत के लगभग बीचों बीच से जाती है। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, ठीक है, वो भारत से काफी दूर है। तो ये जनरल एक आइडिया हमने लिया कि है कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी भाग में। चलो, इंडिया के बारे में हमें इतना पता लग गया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो शेप ऑफ इंडिया, एरिया कितना है, पॉपुलेशन, तो हमें वर्ल्ड में पता लग गया भारत कहाँ है। अब हम देखते हैं भारत का आकार कैसा है। तो आकार तो देखो कैसा है, ये इस तरह का है ना, चार फलक चतुष्फलकी है ना, क्वाड्रांगुलर शेप है इंडिया का, क्वाड्रांगुलर शेप है या चतुष्फलकी, चार जिसके फलक है इस तरह का, थोड़ा आड़े टेढ़े फलक है, या ये जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा है, लेकिन क्वाड्रांगुलर शेप है इंडिया का। तो शेप ये पता लग गया। दूसरा, तो शेप तो हमें पता लग गई। फर्स्ट, साइज देखते हैं इंडिया का। तो किसी भी चीज का साइज आप दो तरीके से देख सकते हो, एक तो उसका एरिया कितना है कंट्री का, दूसरा उसकी पॉपुलेशन कितनी है ना। एरिया आपने छोटी क्लासेस में 5वीं 6ठी क्लास में भी पढ़ा होगा, कि मुझे तो अभी भी याद है कि इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, आपको पता ही है, 121 करोड़ थी पॉपुलेशन। सेंसस 2011 की बात कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 121 करोड़। फिलहाल जो है पॉपुलेशन जो है, अभी की बात करूं तो 140 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं। तो भारत देश में जनसंख्या के मामले में हमने झंडे गाड़े हैं, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं हम। तो और
आने वाले 20-25 सालों में चाइना को हम क्रॉस कर जाएंगे, जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे हो जाएंगे हम। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। अगर जनसंख्या जो है काम की है, काम का मतलब स्किलफुल पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोग हो और स्किल्ड हो तो काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि संसाधन सीमित है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। लेकिन आप ये देखोगे पूरे वर्ल्ड में जो है जनसंख्या में कमी आ रही है, पॉपुलेशन में एक स्टेग्नेशन आ गया है। जापान की बात करोगे तो वहां पर क्या है, ओल्ड एज, ज्यादा उम्र के लोग खूब सारे हो गए हैं, ज्यादा उम्र के खूब सारे लोग हो गए हैं, तो क्या हुआ, वो एक तरीके से कंट्री के ऊपर जो है काम करने वाले लोग कम है वहां पर। यूएसए में भी ऐसा ही थोड़ा थोड़ा होने लग गया है। तो कई सारे कंट्री क्या जो है शॉर्टेज ऑफ मेन पावर फेस कर रहे हैं। तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो लेकिन अगर वो स्किलफुल है तो देश के लिए फायदेमंद है। इसका उल्टा, ज्यादा पॉपुलेशन हो और लोग किसी काम के नहीं हो, स्किलफुल नहीं हो, अनस्किल्ड हो, तो वो बर्डन है, ठीक है। तो एरिया जो है इतना है। अगर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखूं मैं तो पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसका 2.4%, 2.4% एरिया जो है भारत में है। और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 17.5%, दुनिया में जितने भी लोग हैं 17.5% लोग जो है भारत में रहते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि भगवान ने हमको क्षेत्रफल कम दिया है लेकिन लोग जो है बहुत सारे रह रहे हैं यहाँ पर। तो वही है, ये दो धारी तलवार एक तरीके से। ये अगर पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे एरिया कम है तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, संसाधन सीमित है, तो हमें जो है पॉपुलेशन को स्किलफुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी हमारे पॉपुलेशन और एरिया की भारत देश। तो हमारे भारत की बात कर रहे हैं, भारत के भूगोल पर हम चर्चा कर रहे हैं। वर्ल्ड में अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो एरिया वाइज जो है हम कितने नंबर पे आते हैं, 7वें नंबर पे। एरिया वाइज दुनिया में 7वें नंबर पे आते हैं। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो नक्शे में देख लेते हैं, ये दुनिया का नक्शा, ठीक है। सबसे बड़ा तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, रशिया, है ना। फिर आप ढूंढोगे नक्शे में तो उसके बाद बड़ा नंबर आएगा इन भाई साहब का, कनाडा का। कनाडा जो है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे इनके नीचे यूएसए। यूएसए क्यों बड़ा है, देखो ये पोर्शन तो यूएसए में, ये वाला पोर्शन भी है। तो थर्ड नंबर पे यूएसए। 3 तो हो गए भाई, तो रशिया, कनाडा, यूएसए। फिर चाइना भी लार्ज एरिया है चाइना का। तो चौथे नंबर पे चाइना, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और हम हैं 7वें नंबर। ये एरिया वाइज कंट्रीज की रैंकिंग है। ये आपको पता ही होगा, छोटी क्लासेस में आपने सबने पढ़ा है। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया का नंबर है, ठीक है। पॉपुलेशन में क्या है, दूसरे नंबर पे हम, 1 नंबर पे चाइना है, फिर इंडिया है और जल्द ही हम चाइना को इस जनसंख्या वृद्धि की दौड़ में पछाड़ देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हमने इंडिया के बारे में इसका पता जो है पता किया, इसकी साइज देखी, इतना हमने डिस्कस किया है। चलिए बाकी का पोर्शन जो है नेक्स्ट जो है पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहें, पार्ट 2 भी जरूर देखें। धन्यवाद आप सभी का।